ये स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हूँ आज का एक नया लेक्चर लेकर। आपको पता है कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 1 था, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो मैंने आपको करवाए थे। 5 रूल्स हमने किए थे। आज इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये अगर आप पहले 2 लेक्चर्स ले लेंगे तो काफ़ी हद तक जो सेंटेंसेस के अंदर बेसिक मिस्टेक्स होती हैं उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें जो रूल नंबर 5 था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास वर्ड जो ईच एंड एवरी है, अगर इफ दे क्वालिफाई अ नाउन, इसका मतलब है कि क्वालिफायर का मतलब क्या होता है कि जो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो। जैसे ये देखें, मैं कहता हूं बॉय और इससे पहले मैं लिखता हूं ईच। ईच बॉय, हर एक लड़का। अब ये लड़के के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास चेंज हो गई। तो रूल नंबर 5 हमें क्या बताता था कि अगर ये वर्ड्स ईच एंड एवरी इफ दे क्वालिफाई अ नाउन, तो फिर आगे हमारे पास ये चाहे नाउन बॉयज है, गर्ल्स है, सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी होगा तो आगे हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। इस रूल नंबर 5 के अंदर मैं आपको एक एक्सेप्शन लिखवाना चाहता हूं ताकि आप जब पेपर के अंदर कभी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप परेशान ना हो कि हमने तो देखा था कि ईच एंड एवरी के साथ जो है वो हमारी जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन ये है, वो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर ईच एंड एवरी जो है वो किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहे, बल्कि वो जुमले के अंदर दिए गए जो क्लॉज के अंदर या फ्रेज के अंदर जो नाउन है उसके बाद आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो देखना, ईच बॉय, ईच गर्ल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर यही वर्ड्स ईच एंड एवरी जुमले के अंदर एज ए क्वालिफायर इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये जुमले के अंदर बयान किए गए जो हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो या चाहे वो प्लूरल हो, उसके बाद लिखे जाते हैं, तो फिर उस सूरत में हमारा वर्ब जो है वो कैसे आना चाहिए। ये जरा इसकी डेफिनेशन लिख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि when we use each to refer, अगर हम जुमले के अंदर each जो है वो इसलिए इस्तेमाल करें कि वो किसी सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा हो, उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं कि इसका मतलब है कि ये ईच जो है ये बिटवीन द सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। ईच जो है मैं यहां पर लिख देता हूं कि इट विल कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब। अगर ईच जुमले के अंदर ऐसे आ जाए कि सब्जेक्ट के बाद हो और उस जुमले का जो वर्ब है उससे पहले हो, उनके दरमियान अगर ईच या एवरी जैसा वर्ड लिखा जाए, तो उस सिचुएशन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर हम अपना वर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखें कि देन द वर्ब विल बी प्लूरल। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो भुलाना नहीं है। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। देखें, जैसे मैं कहूं दे each take interest in their studies। अब देखिए यहां पर ये जो each वर्ड है, ये इस दे को जुमले के अंदर बयान किए गए जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसकी तरफ रेफर कर रहा है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और ये देखिए हमारे पास ये मेन वर्ब आ गया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन जो है कि अगर ईच जुमले के अंदर सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले आ जाए तो फिर हमारा जो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहां पर हम जो है वो सिंगुलर वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी की जो आपको रूल नंबर 5 करवाया था उसकी एग्जांपल देखें। जैसे मैं कहूं कि each boy takes interest in studies। अब देखिए यहां पर अब ये जो ईच
वर्ड है ये इस नाउन को क्वालिफाई करता है। अब अगर यहाँ पर हमारा नाउन चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, ये जो हमारा वर्ब है ये हमेशा हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए, जो हमने रूल नंबर 5 के अंदर पढ़ा था। ये एक एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ईच जो है वो नाउन से पहले आ जाए तो फिर आगे चाहे हमारा नाउन सिंगुलर है चाहे प्लूरल है उसको हमने नहीं देखना, हमने अपना वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना होता है। लेकिन अगर ईच नाउन के बाद आ जाए, सब्जेक्ट के बाद आ जाए और वर्ब से पहले आया हो तो उस पे फिर हमने हमारा जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल ही लिखना होता है। ये बात में मेरा बेटा इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं। अब मैं आपको जो रूल नंबर 6 है वो करवाने लगा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से। रूल नंबर 6 जो है वो हमें ये बताता है कि देखें, अगर सेंटेंस के अंदर ऑफ फ्रेज का मतलब क्या है कि अगर जुमले के अंदर ऑफ के साथ कोई ये जो फ्रेज है मतलब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आ जाए, आप कोई जुमला लिखते हैं और जुमले के अंदर जो है वो आपने एक ऑफ फ्रेज लिखी है। ये ऑफ फ्रेज का क्या मतलब है, ये देखिए, जैसे कि मैं आपको हूं 50% ऑफ द पॉपुलेशन। अब इस जुमले के अंदर देखिए ये क्या है, ऑफ द पॉपुलेशन। इसी तरह देखिए जैसे मैं कहूं 2/3 ऑफ, आप देख रहे हैं। इसी तरह मैं कहूं जैसे देखें रेस्ट ऑफ, ठीक है। इसी तरह जैसे मैं कहूं हाफ ऑफ। अगर जुमले के अंदर अ लॉट ऑफ, अगर ऑफ फ्रेजेस आ जाएं तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा वर्ब जो है वो किसके मुताबिक आना चाहिए, ये याद रखें। तो उस जुमले के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होगा जो ऑफ के बाद आता है, हमने हमेशा अपना वर्ब जो है वो उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। ऑफ से पहले जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, हम उसको जो है वो सामने नहीं रखेंगे, बल्कि ऑफ फ्रेज के बाद जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑफ फ्रेज के बाद जो नाउन लिखा जाएगा, अगर वो सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है तो फिर हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। एग्जांपल के तौर पर देखें, मैं कहता हूं 21% ऑफ द पॉपुलेशन डैश पुअर। तो अब देखिए यहां पर इज आना चाहिए कि यहां पर आर आना चाहिए। अब ये देखें, ऑफ के बाद हमारे पास जो नाउन इस्तेमाल किया गया है पॉपुलेशन, आबादी, ये कलेक्टिव नाउन है, तो आपको पता है कि इसमें फिर हम क्या करेंगे, अपना सिंगुलर वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर यहां पर हमारे पास जो नाउन है वो जमा में आ जाता, प्लूरल आ जाता, तो फिर आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाना। तो ये आपने ज़हन में जरूर रखना है कि रूल नंबर 6 हमें क्या बताता है कि जब जुमले के अंदर ऑफ फ्रेज आ जाए तो फिर उस जुमले के अंदर हमारा वर्ब किसके मुताबिक आएगा, उस जुमले के अंदर हमारा वर्ब ऑफ फ्रेज के बाद लिखा गया जो नाउन है हमने अपना वर्ब उसके मुताबिक लगाना है। अगर बाद में लिखा गया नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। इसको मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स के साथ समझा सकता हूं ताकि आपको क्लैरिटी जो है वो हो जाए। जैसे देखें, मैं कहूं कि इन इंडिया ड्यूरिंग 1913 93% of the British garrisons, अब देखें ये ऑफ फ्रेज आ गई, ऑफ द ब्रिटिश गैरिजन। तो यहां पर आगे जो हमने अपना वर्ब लगाना है वो हमने इसके मुताबिक लगाना है। ये हमें देखना है कि सिंगुलर है या ये हमारा प्लूरल है। तो अगर यहां पर प्लूरल है तो फिर आगे हमने अपना वर्ब भी प्लूरल लगाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, was या फिर were इनपॉपुलेटेड। तो फिर हमें पता है कि चूंकि पीछे प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। मैं इसकी सिर्फ आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगा, बाकी फर्दर एक्सरसाइज के लिए आपके साथ मटेरियल जो है वो इंशाल्लाह हम शेयर करते रहेंगे। एक सिर्फ और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। देखें, मैं कहता हूं हाफ ऑफ दिस gigantic एरिया। अब देखें ये ऑफ फ्रेज आ गई, ऑफ दिस gigantic एरिया।
अब हमने देखना है कि अपना वर्ब हमने किसके मुताबिक लगाना है, जाइगेंटिक एरिया के मुताबिक। तो एरिया इलाका ये क्या है, सिंगुलर है। तो फिर आगे हमारा वर्ब भी कैसा आना चाहिए, बताएं मुझे जल्दी से, शाबाश, आपको फौरन पता चल चुका होगा कि फिर हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, या जो ऑफ फ्रेज के बाद हमने अपना नाउन या प्रोनाउन लिखा है वो सिंगुलर है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इज या फिर आर, मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रीज। बस ये तो हमने एक सेंटेंस लिखा, लेकिन आपको जो है वो रूल की समझ आ गई। तो आपको पता है कि ये एरिया तो सिंगुलर है, तो फिर आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, तो ये इज हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई, चले शाबाश। अब आपने इसके ऊपर जो है वो, ये आपके ऊपर मैंने वर्ड जो है वो यहाँ पर लिख दिए, जैसे हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, थर्ड ऑफ, 50% ऑफ। ठीक है, जब भी ऑफ फ्रेज आ जाए तो फिर हम अपना वर्ब किसके मुताबिक लगाएंगे, ये अब आपको मैं नहीं दोबारा रिपीट कर रहा, ये आपको जो है वो खुद पता चल चुका है। अब आपने मेरा बेटा इसके अंदर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम अपना जो रूल नंबर 7 है वो करने जा रहे हैं। रूल नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके अंदर भी पास्ट में मैंने देखा कि बच्चे जो है वो मिस्टेक करते रहते हैं। वो क्या है ये भी आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ड लाइक अ नंबर ऑफ, ठीक है, या फिर अ वैरायटी ऑफ आ जाए, अगर इस तरह के वर्ड्स हम यूज करें तो ये याद रखें, इसके बाद हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल होता है। ये अब आपने इसको ज़हन में रख लेना है। जैसे अभी हमने रूल नंबर 6 में पढ़ा कि ऑफ फ्रेज के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि उसके बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है हम उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर सिंगुलर के साथ, प्लूरल प्लूरल के साथ। लेकिन वो कह रहा है कि अगर जुमले के अंदर ये एक्सप्रेशंस अ नंबर ऑफ या फिर अ वैरायटी ऑफ, अगर ये आ जाएं एज ए सब्जेक्ट, तो जुमले के अंदर जो है वो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज है, अगर जुमले के अंदर हमारे पास फ्रेजेस या एक्सप्रेशन जैसे द नंबर ऑफ या फिर द वैरायटी ऑफ, अगर ये एक्सप्रेशन आ जाए, अगर हम नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ के साथ द यूज करें, तो फिर आगे हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है। ये बड़ी कॉमन सेंस है। इस देखिए, आ नंबर ऑफ, एक तादाद, कितनी ज्यादा, उसके अंदर एक चीज तो नहीं आ रही, एक अदद तो नहीं आ रहा, ठीक है। अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, अ नंबर ऑफ थिंग्स, तो ये याद रखें क्योंकि ये इनडेफिनेट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसलिए आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। द नंबर ऑफ स्पेसिफिक हो गया, खास तादाद, तो जो खास तादाद होती है ये हमेशा सिंगुलर समझी जाती है, तो इसलिए इसके साथ आगे हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आना चाहिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाता हूं, देखें, मैं कहता हूं अ नंबर ऑफ आवर offices dash now located in Lahore. A number of our offices, हमारे जो ऑफिसेज हैं उनकी एक बड़ी तादाद, ठीक है। तो इसमें फिर अब चूंकि ये तादाद की कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए आगे हमारा वर्ब भी फिर क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। इसके साथ याद रखें कि हमारा जो आगे नाउन या प्रोनाउन या जो सब्जेक्ट फ्रेज है ये बेसिकली ये हमेशा प्लूरल ही आती है, इसलिए इसके अंदर कोई आपको इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होने नहीं जा रही। तो यहाँ पर फिर इज आएगा के आर आएगा। कॉमन सेंस भी कह रही है कि इसके अंदर प्लूरल आएगा। अ नंबर ऑफ आवर ऑफिसेस आर नाउ, कि हमारे जो ऑफिसेज हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो अब लाहौर के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, लोकेट। अब इसी तरह अगर द नंबर ऑफ द वैरायटी यूज करेंगे तो इसमें हमने अपना वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड डैश fallen in the last year. The number of people employed, जो लोग
जो एम्प्लॉयड है उनकी एक तादाद, यहाँ पे ये स्पेसिफिक होगी। अब तादाद जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, उसकी एक लिमिट आ गई है। तो जब लिमिट आ जाती है तो उसमें फिर हम तादाद को हमेशा सिंगुलर समझते हैं। तो फिर यहाँ पर इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो कि जब लिमिट आ गई तो उसमें फिर हम अपना वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। जब लिमिट ना हो तो उसमें हम अपना वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। और ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि आ नंबर ऑफ, आ वैरायटी ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आता है, द नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ के साथ हमेशा हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। कॉमन सेंस है, इसे जब आप आराम से भी बैठकर सोचेंगे तो आपको जो है ये समझ आ जाएगी विद प्रैक्टिस। इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स करवाता हूं ताकि आपके ज़हन के अंदर ये रूल हमेशा के लिए बैठ जाए। अच्छा जी, अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स करने लगा हूं। देखिए, मैं कहूं a number of students, तालिबे इल्मों की बड़ी तादाद, कितनी तादाद हमें नहीं पता। तो अब आगे हमारा वर्ब क्या आना चाहिए, फिर प्लूरल आना चाहिए कि सिंगुलर आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि a number of आ जाए तो फिर उसमें हम अपना वर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल। तो a number of students are attracted towards co-curricular activities। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखिए, मैं कहूं कि quite a large number of, एक बहुत बड़ी तादाद, कितनी तादाद हमें उसका एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं पता। तो फिर आगे जो है हैज आएगा कि हैव आएगा, कॉमन सिम्टम्स। तो हमें पता है कि जब a नंबर ऑफ आ जाए तो आगे हमने अपना वर्ब कैसे इस्तेमाल करना है, हमने अपना वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल करना है। बस मैं एक और एग्जांपल आपको करवा दूं। जैसा कि देखिए, मैं कहूं the total number of stars। अब देखिए द नंबर ऑफ आ गया, आपने कंफ्यूज नहीं होना बीच में कर दिया। हमें पता है द नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल जितनी उसकी एक उन्होंने लिमिट रख दी है। द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, आगे इज आएगा कि आर आएगा, आर प्रॉपर्ली ह्यूज। चले हम यहां पर कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जब द आ जाए तो ये स्पेसिफिक की तरफ शो करता है। तो आपने यहां पर नहीं घबराना कि ये कह दी, ये तो स्टार्स है, ठीक है, तो इसमें तो आपने जो है वो देखें प्लूरल है तो हमें शायद अपना वर्ब भी प्लूरल नहीं। जब द नंबर ऑफ आ जाए तो उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो उसके अंदर हमारी जो तादाद है उसकी एक लिमिट आ जाती है, उसकी एक जो है वो आप उसे कह सकते हैं हमने स्पेसिफाई कर लिया है। तो इसलिए यहां पर फिर आगे हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर आना चाहिए। अब इसके ऊपर आप खुद से घर बैठ के सारे जो है वो एग्जांपल्स करते रहें। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स जो है वो करवाती हैं ताकि आप इस रूल को अच्छी तरह से समझ सकें। जी आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास रूल नंबर 8 आ जाता है। रूल नंबर 8 हमें बताता है कि when we talk about distances, अगर हम जुमले के अंदर किसी डिस्टेंस का जिक्र करना चाहते हैं, कहते हैं ना 2 माइल, 3 माइल, 4 माइल, हाफ अ माइल, तो फिर उस वक्त हमारा वर्ब कैसे आएगा, तो ये भी आपको बता देते हैं। पीरियड्स ऑफ टाइम, जब हम वक्त की कोई बात करते हैं तो उस वक्त सम्स ऑफ मनी या रकम की, पैसों की किसी तादाद की बात करते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो वर्ब है वो कैसा आएगा, ये याद रखें। वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। ये आपने भूलना नहीं है कि जब हम डिस्टेंसेस, पीरियड ऑफ टाइम या सम्स ऑफ मनी का जिक्र करें अपने किसी सेंटेंस के अंदर तो उसमें जो हमने अपना फिर वर्ब लगाना है वो हमेशा सिंगुलर आएगा। मैं इसको आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। जैसे कि देखिए, मैं कहूं 3 माइल्स। अब देखिए, अब ये
एज ए सब्जेक्ट जो है, याद रखें कि ये हम पढ़ के रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन, जितने भी फ्रेजेस जुमले के अंदर आएंगे, ये जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये जुमले के अंदर जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो आगे हमारा वर्ब कैसा आना चाहिए। तो इस रूल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जुमले के अंदर हम किसी डिस्टेंस को जुमले के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें, तो चाहे वो हमारा डिस्टेंस प्लूरल है चाहे वो सिंगुलर है, इसको कता नजर करते हुए आपने अपना जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर लगाना है। तो पढ़ने में तो ये हमें प्लूरल लग रहा है, 3 माइल्स 3 मील, लेकिन उसको स्पेसिफाई कर दिया है, समझ आ रही है। तो इसलिए आगे जो है वो हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा। हमेशा जब भी आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो अपने माइंड को शार्प रखें, ओपन रखें। चीजें पढ़ने में समझने में मुख्तलिफ लगती हैं, लेकिन उनके रूल्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस इसके ऊपर जरूर अप्लाई करें। तो अब मैं कहूं आर या फिर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। 3 मील जो है वो एक लंबा फासला तय करने के लिए, अब यहाँ पे हमने उस लिमिट जो है उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर आपने इससे नहीं घबरा जाना, आपने इससे नहीं घबरा जाना, आपने इस रूल को सामने रखना है कि जब डिस्टेंसेस का जिक्र जुमले के अंदर ऐसे सब्जेक्ट आ जाता है तो आगे हमारा वर्ब हमेशा फिर सिंगुलर आता है। इसमें कोई परेशानी तो नहीं आपको होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहें हाफ अ माइल, 10 माइल्स, 20 माइल्स, 100 माइल्स, जब आप इसको एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आगे हमारा वर्ब फिर हम सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूं। जैसे मैं कहूं देखें $10, ये सम्स ऑफ मनी आ गए जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट। अब ये तो पढ़ने में $10 है, $10 है ना, लेकिन ये एक टोटल रकम है। जैसे पिछले रूल में भी मैंने आपको बताया था कि जब टोटल कर दिया जाए तो वो एक कंसीडर होता है। तो $10 आगे अगर जब हमने अपना फिर वर्ब लगाना है तो वो फिर हमने प्लूरल लगाना है या सिंगुलर लगाना है, ये अब आपको खुद ही पता चल चुका होगा। तो मैं कहूं was या फिर were given as check। अब आपको पता है कि जब हम जो है वो इस तरह जुमले के अंदर सम्स ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम या डिस्टेंसेस को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर हम हमेशा अपना जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन इस रूल के अंदर एक एक्सेप्शन है जो आगे मैं आपको करवाना चाहता हूं। वो एक्सेप्शन ये है कि अभी आप देख रहे हैं, ये जैसे अभी मैंने $10 की बात की, इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो ये है कि इफ the sums of money are taken independently and not as a whole entity, then the verb will be plural। अब देखिए जैसे भी हमने पिछले एग्जांपल में $10 का जिक्र किया, इसके अंदर एक्सेप्शन ये है, और ये सिर्फ सम्स ऑफ मनी के ऊपर अप्लाई नहीं होती, ये डिस्टेंसेस के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, पीरियड्स ऑफ टाइम के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। लेकिन ज्यादातर ये सम्स ऑफ मनी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सेप्शन इस्तेमाल होती है। वो ये है कि जब आप पैसों का जिक्र, जैसे कि हमने $10 किया, जैसे $10 was nothing for me। अब यहाँ पे आप मजमूई तौर पर $10 को इकट्ठा समझ रहे हैं। मैं इस साइड पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। $10 is nothing for me। $10 ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये मजमूई तौर पर $10 की रकम का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अब मैं अगर कहूं कि ये $10 के डिफरेंट बिल्स हैं, वो एक नोट नहीं है, वो मजमूई रकम नहीं है, लेकिन वो उसके $10 के मुख्तलिफ नोट्स हैं। तो जब हम उनको एज ए होल, एक मुकम्मल इज्तिमाई एंटिटी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसको सेपरेट इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो है वो हम कहें कि आप एक्सपेंशन करते हैं, तो उस वक्त फिर हमारा वर्ड जो है वो प्लूरल आना चाहिए। जैसे कि ये जो मैंने आपको एक्सेप्शन का एग्जांपल मैं कहूं, $10 was were scattered
फ्लो। $10 बिखरे पड़े थे। अब इस सेंटेंस के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं कि वो $10 का एक नोट नहीं है, बल्कि वो हो सकता है $1, $2, $3। वो अब ये डिफरेंट बिल्स हैं, ये बेसिकली जो नोट्स हैं $10 के, ये हम उन नोट्स की बात कर रहे हैं। हम $10 की इज्तिमाई रकम की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि $10 मजमूई जो है उसके डिफरेंट नोट्स बिखरे पड़े थे। तो जब आप उसको जो है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली उस एंटिटी का जिक्र करना चाहते हैं, तो उसमें फिर क्योंकि आपके एक से ज्यादा नोट्स हैं, एक नोट नहीं है, तो फिर उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें फिर आप अपना वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एक और चीज यहां पे आपको करवाना चाहूं कि मैं कहूं अ बिल ऑफ $10, $10 का एक नोट। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट $10, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिल ऑफ। अब आ बिल ये जैसे ही हमें आर्टिकल ही हमें समझ आ रहा है कि ये सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहा है, तो फिर आगे हमारा वर्ब जो है वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर आएगा। अ बिल ऑफ $10 इज torn apart। लेट्स $10 का जो एक नोट था वो फट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। अब आपने इस चीज को ज़हन में रखना है, आपने हमेशा अपने सब्जेक्ट को ज़हन में रखना है कि हमारा सब्जेक्ट किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अगर वो मजमूई तौर पर एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है तो फिर आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर वो सेपरेट मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा कर रहा है तो फिर आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये रूल नंबर जो है वो 8 के अंदर एक एक्सेप्शन थी जो मैंने आपको करवा दी। अगर आपको मेरा बेटा कोई भी कंफ्यूजन होगी इन चीजों से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें, अपना क्वेश्चन पूछें, तो वो आपको जो है वो आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे हम चलते हैं अपने रूल नंबर जो है वो 9 की तरफ। रूल नंबर 9 जो है वो हमें कहता है कि जुमले के अंदर ऐसे एक्सप्रेशंस जैसे द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द वीक कमजोर, ठीक है, द डेड, इन सारे एक्सप्रेशन को कहते हैं नॉमिनल। बेसिकली नॉमिनल के ये नॉमिनेट कर रहे होते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर जुमले के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशन जो एक आदमी की तरफ नहीं बल्कि तमाम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो कहता है कि इस और इफ दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कि उस जुमले में हम उन तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा वर्ब क्या आएगा, देन द वर्ब will be plural। ये आपने याद रखना है, इसको आपने भुलाना नहीं है। इसकी एग्जांपल आपको करवाता हूं, जैसे देखें मैं कहूं the poor dash is या फिर are getting poorer। गरीब तर होते जा रहे हैं। कॉमन सेंस अप्लाई समझ आ रही। तो अब यहां पर ये जो द पुअर है, गरीब लोग, वो अब वो एक आदमी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, वो पूरी क्लास की तरफ, तमाम गरीब लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। तो फिर इसमें हमारा वर्ब भी फिर कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। इसी तरह इसको ऑपोजिट, द रिच आर गेटिंग रिचर। अमीर लोग जो हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे the French dash love या फिर love eating in restaurants। फ्रांसीसी लोग, द फ्रेंच, फ्रांसीसी लोग, ठीक है। इसी तरह मैं कहूं द पाकिस्तानी, अब इसका मतलब है सारे पाकिस्तानी लोग। जब सबका जिक्र किया जा रहा है तो फिर आगे हमारा वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। क्योंकि हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करें तो एस या ईएस तो वर्ब के साथ उस वक्त आता है जब हमारे पास सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब चूंकि ये प्लूरल है तो इसलिए फिर आगे हमारा वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। ठीक है जी। इसके मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स के साथ थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देता हूं, ताकि आप कंफ्यूज हैं वो बिल्कुल भी ना आए। अच्छा देखिए मैं कहूं थ्रू लव द डेड, मोहब्बत के जरिए जो
मुर्दा लोग होते हैं। अब एक ही बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, तो फिर आगे हमारा वर्ड भी कैसा आना चाहिए? मैं कहूँ राइज या फिर राइजेस टू लाइफ। अब आपको पता चल गया कि हमारा वर्ब तो आगे प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम सबकी बात कर रहे हैं, हम एक की बात नहीं कर रहे। इसी तरह मैं कहूं द रिच लीव, ठीक है जी, गेट या फिर गेट्स डैश अ गोल्डन चांस फर्स्ट। अगर हम यहां पर लीव को मिटा दें तो ताकि आप इसी रूल के मुताबिक ही काम करें। अब देखें द रिच, सारे अमीर लोग, तो जब सारे की बात हो रही है तो फिर आगे हम अपना वर्ड भी कैसे इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई? अब आपको इसके अंदर अब आपको मेरा बेटा कोई कंफ्यूजन जो है वो रहनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसलिए नहीं करवा रहा कि चूंकि आपको रूल्स की जब समझ आ जाती है तो फिर आपको लगता है कि शायद इतनी ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो आप जितनी ज्यादा खुद करेंगे घर बैठ के, उतना ही ज्यादा जो है वो आपके लिए ये फायदेमंद होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। तो ये आपने खुद करना है, अदरवाइज प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड भी कर देंगे, इसलिए आपने जो है वो घबराना नहीं है। आगे जी हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 10। जो रूल नंबर 10 है वो देखें, इसके अंदर अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस की, जो भी मैं आपको बात करने जा रहा हूं। अब ये देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन का, ताकि उस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे फिर आपको ये रूल भी समझ आ जाएगा। हमारे पास एक चीज होती है नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम। जैसे देखें, मैं कहूं फ्रेंड, बॉय। अब जुमले के अंदर जब हम कोई नाउन इस्तेमाल करते हैं और उस नाउन के बारे में मजीद बहुत सारी बातें आगे उस पैराग्राफ के अंदर साथ साथ बताना चाहते हैं, तो क्या हम उसी नाउन को बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे? हमें बताया जाता है कि नहीं, आपने उसको रिप्लेस करना है उस नाउन को एक और वर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है या मेरा एक दोस्त है। अब मैं कहूं द फ्रेंड is a hard working fellow, full stop. The friend always stands first in the class. अब मैं लिखता जाऊंगा, ये बढ़ता जाएगा। अब देख रहे हैं, हम यहां पर इसी एक नाउन को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या करता है कि ये जुमले के अंदर मोनोटनी, बोरियत को जो है वो क्रिएट करता है। इससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि हमें बताया जाता है कि जी आप ऐसा करें, इस नाउन की जगह पर एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर लें। वो जैसे आप फ्रेंड है, अब ये मेल है या फीमेल है इसका यहाँ पर जिक्र नहीं, तो आप ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप ही का इस्तेमाल जो है वो इस जुमले के अंदर कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ये जुमले के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन है, मैं अभी आपको इसका एक चार्ट बना देता हूं, देखें। और ये प्रोनाउन जो है वो जुमले के अंदर कैसे इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे पास बेसिकली प्रोनाउंस हैं। अब ये सेंटेंस के अंदर ये जो प्रोनाउंस हैं इनको हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक है कि अगर हम इस प्रोनाउन को जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लें। एज ए सब्जेक्ट का क्या मतलब है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, डोअर, कोई काम करने वाला। जैसे देखिए, मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल। अब देखिए, ये जो आई है ये मैं हूं, मेरा कोई नाम है, एक नाउन है, लेकिन मैंने अपने नाम को इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसको रिप्लेस किया प्रोनाउन के साथ। मैं फुटबॉल खेलता हूं, इसमें फुटबॉल खेलने वाला कौन है, आई, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब जुमले के अंदर जो प्रोनाउन है वो ऐसे सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अगर आपने जुमले के अंदर किसी भी प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है एज ए सब्जेक्ट, तो उसमें क्या होगा कि ये जो
हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ये इस तरह इस्तेमाल होंगे। जो हमारे पास सेकंड पर्सन है, ये इस तरह इस्तेमाल होगा। जैसे मैं कहूं, देखें, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। तुम्हारी तरफ सेकंड पर्सन जो सामने है। इसी तरह ये ही, शी, इट, दे जो है, इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन, जो हमारे सामने नहीं है। देखिए, मैं कहूं, हमारा डायलॉग चल रहा है, मैं कहता हूं, सबसे पहले अपनी बात करता हूं, आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, क्योंकि मैं डरूंगा तो उससे ही सबसे पहले तो मैं भाई अपने आप को महफूज करूंगा, फिर मैं आपकी बात करूंगा कि आप नाराज ना हो जाए। फिर उसके बाद वो जो दूर खड़ा है, जिसका हमें नहीं पता, जो हमें देख नहीं रहा, हम उसकी बात करेंगे। ही, तो हम कहेंगे ही प्लेज फुटबॉल। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इंडेफिनिट है, तो इसलिए हमने ऐसे लगा दिया। तो जो थर्ड पर्सन जुमले के अंदर आप देखें, खेलने वाला यू, खेलने वाला ही, दे प्ले फुटबॉल। अब यहां पर खेलने वाला दे। अब मैं कहूं, दिस गेम, फॉर एग्जाम्पल, प्लेज फुटबॉल। ये इट है। इट का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो सिंगुलर होती है, जानदार या बेजान। ठीक है, जैसे मैं कहूं, द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो अब इसमें देखिए, टेबल और बुक, ये सिंगुलर है ना। तो अब अगर आपने जुमले के अंदर थर्ड पर्सन को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, तो आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ जुमले के अंदर ये जो प्रोनाउंस हैं, ये एक और तरीका है जिसके जरिए इस्तेमाल होते हैं, उसे हम कहते हैं पोजेसिव केस। ठीक है, ये जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव, ये आपको, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि जो क्वालिफाई करते हैं, ये जुमले के अंदर किसी नाउन के साथ हमेशा किसी पोजेशन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं तो देखें, दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। अब इस जुमले के अंदर बुक क्या है, ये बेसिकली एक नाउन है, और ये माय क्या है, ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है कि ये मेरी किताब है। इसी तरह मैं कहूं, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज देयर बुक, ये उनकी किताब है। तो जब आप जुमले के अंदर ऐसे इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के तौर पर, और वो पोजेशन शो कर रहा होता है ना एडजेक्टिव, तो फिर हम कहते हैं कि प्रोनाउन को आप एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव भी जुमले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये जुमले के अंदर प्रोनाउन जो है वो एज एन एडजेक्टिव जो किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। अब ये प्रोनाउन जो है वो जुमले के अंदर इनकी एक और केस है, वो होती है ऑब्जेक्टिव केस। क्या मतलब है कि ये प्रोनाउन जो है ये जुमले के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है कि किस चीज पर काम हो रहा है। मैं कहूं, डू नॉट टॉक टू मी, मेरे साथ बात मत करो। अब बात करने वाला कौन है हमें नहीं पता, लेकिन किसके साथ बात नहीं करनी, मेरे साथ। तो ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे आई विल टॉक टू देम, मैं उनसे बात करूंगा। बात करने वाला कौन है, मैं, ये सब्जेक्ट। ये बात करने का एक्शन रिसीव किसने करना है, देम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे आप ये भी कह सकते हैं, आई विल टॉक टू माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा। अब अगर आप ये फ्रेंड्स पहले ये नाउन इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप हर जुमले में माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये फ्रेंड्स क्या है, ये देखिए, ये प्लूरल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इट जो है ये थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसका फिर पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर। आगे इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो अगर पीछे प्लूरल है तो फिर अगर उसको आपने पोजेशन शो करनी है तो देयर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट शो करना है तो देम आएगा। ये इसके अंदर बच्चे गलतियां करते हैं, इवन के सीएसएस लेवल पे, पीएमएस लेवल पे भी ये सेंटेंसेस आते हैं इस रूल से रिलेटेड, और बच्चे फिर भी गलतियां करते हैं। मैं अभी आपको इसके बारे में मजीद एग्जांपल करवाऊंगा। तो ये देखिए, इसी तरह पे ये क्या हो जाएगा, I, my, me, us, you,
him, her, it, them. जी स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा था प्रोनाउन के बारे में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब जो रूल हम करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए जुमले के अंदर अब आपने जो गलती कभी नहीं करनी वो ये है कि अगर जुमले के अंदर देखें आप सब्जेक्ट के तौर पर कभी ये प्रोनाउन आए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसी जुमले के अंदर आपने उसकी पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करनी है तो आप हमेशा माय इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ये पहले आए इस्तेमाल किया और आप अपनी ही बात करना चाहते हैं, आप अपने आप को ही जुमले के अंदर जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखना चाहते हैं, तो फिर आप इसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहना चाहूं कि मैं ये चीज सिर्फ अपने आप को ही दूंगा, तो मैं कहूं आई विल गिव, मैं अपनी किताब खुद को ही दूंगा। आई विल गिव माय बुक ओनली टू मी, मैं अपनी किताब खुद को ही दूंगा। तो फिर अब इसमें आप जो, चूंकि ये आपकी अपनी किताब है, आप यही बताना चाहते हैं ना मेरी किताब, तो आप ये नहीं कह सकते हिज बुक। अगर आप ये बताना चाहें कि मैं उसकी किताब, उसकी पोजेशन, तो फिर यहाँ पर हिज आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि उनकी, तो फिर यहाँ पर देयर आ जाएगा। तो जो आप बात बताना चाहते हैं उस सिचुएशन के अंदर एज ए सब्जेक्ट आप वो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, फिर आप पोजेशन के तौर पर भी आप इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आप फिर वही प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अभी हम मजीद एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसी तरह अगर हमारे पास जुमले के अंदर प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यू है तो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव योर बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट भी फिर यू ही बनेगा। अगर पीछे प्लूरल है तो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव देयर बनेगा और उनका ऑब्जेक्ट जो है वो देम बनेगा। हम इसके साथ ये नहीं कर सकते कि हम प्रोनाउन ही इस्तेमाल कर रहे हो और ही की आगे पोजेसिव एडजेक्टिव योर इस्तेमाल कर रहे हो और ही की जो है वो हम ऑब्जेक्ट हर इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो फिर गलत हो जाएगा। ये इसी तरह ही चलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको इसके बारे में और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए मेरा बेटा, रूल नंबर 10 जो है वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि we use third person pronouns जैसा कि they, he, she, it for all kinds of noun। अगर थर्ड पर्सन हमने इस्तेमाल करना है तो जो भी कोई हमारे पास नाउन है थर्ड पर्सन के अंदर, सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमेशा जो है वो फिर आगे उसी के ही केसेस इस्तेमाल करेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, उसकी पोजेसिव जो केस इस्तेमाल करेंगे। अगर हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं और हम जुमले के अंदर फर्स्ट पर्सन की पोजीशन को शो करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन की ही पोजेसिव केस इस्तेमाल करेंगे। अगर उसको एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। तो ये रूल इस तरह चलेगा। एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैं कहूं द मदर्स। अब द मदर ये क्या है? ये मदर नाउन है ना, और फिर ये क्या है? प्लूरल है, और फिर पर्सन के लिहाज से ये क्या है? थर्ड पर्सन है। तो मैंने आपको पीछे जो चार्ट बना के दिया था उसमें थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे। तो इसकी जो पोजेसिव केस है वो क्या होगी? देयर। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होगी? देम। तो जब मदर्स के लिए आगे आपने कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है इस जुमले में, अगर पोजेशन इस्तेमाल करेंगे तो दे आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो फिर देम आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, मैं कहूं द मदर्स शुड रियलाइज that you are a responsible citizen, या एक हम यहां पर प्लूरल कर देते हैं। अब देखें the mothers should realize that you are responsible। अब वो आपको तो नहीं कह रहे, ये तो है कि माओ को ये एहसास करना चाहिए कि वो एक जिम्मेदार शहरी।
अब यहाँ पर चूंकि मदर्स हमारा प्लूरल है, नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो फिर उसमें हमने जो है वो उनको जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना है तो फिर हम उसकी वही केस इस्तेमाल करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं ताकि आप जो है इसको मजीद समझ सकें। अब देखें, मैं कहूं द पीपल मस्ट अंडरस्टैंड डैश ड्यूटीज। लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अब द पीपल ये क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है, उसके साथ ये क्या है, ये नाउन, और थर्ड पर्सन लोग है ना, प्लूरल। तो फिर हमें क्या आना चाहिए, अब यहां पर देयर ड्यूटीज उनकी, तो यहां पर बेसिकली पोजेसिव केस आना चाहिए, ठीक है। तो फिर दे की पोजेसिव केस क्या होती है, देयर, तो फिर हम यहां पर देयर लगाएंगे क्योंकि जो पीछे हमने नाउन इस्तेमाल किया है आगे हम उसके ही अकॉर्डिंगली अपना प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। द पीपल मस्ट अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज, ठीक है। इसी तरह देखें, मैं कहूं ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर डैश। अब मैं कहना चाहता हूं कि वो जानता है कि उसके लिए क्या बेहतर है। अब ये वो अपने लिए बेहतर जानता है। तो अब यहां पर हमने प्रोनाउन क्या यूज किया है, अब यहां पर हम उसकी ऑब्जेक्टिव केस ना कि रिसीवर का कौन है, यहां पर वो खुद ही है, तो फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो फिर हम यहां पर ही के साथ हिम ही लगाएं, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम। इसी तरह अगर यहां पर होता शी नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर हर। अब मैं कहूं कि वो जानती है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे कि शी नोज व्हाट इज गुड फॉर डैश। तो तुम्हारे लिए सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन की ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होती है, यू, योर, यू, तो फिर क्या हो जाएगा, बेस्ट फॉर यू। ये इसके अंदर जो बच्चे गलतियां करते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या गलती करते हैं। जो पेपर के अंदर हर कंपटीशन का आप कोई भी पिछले 5 साल के 7 साल के पेपर उठा के देखिए, मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये वाले सेंटेंसेस जरूर आए होते हैं। जैसा कि देखें, एवरीवन should या must understand या realize या फिर everyone should do dash duties। अब देखिए यहां पर everyone क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है, और ये everyone जो है ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है या फिर प्लूरल के इस्तेमाल होता है। अब हमने देखना है कि एवरीवन के साथ फिर हमने जब हमने थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया तो फिर हमने आगे जो अपना जो पोजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस लगाना है वो हमने उसके मुताबिक लगाना है। तो एवरीवन हर किसी को, अगर सिंगुलर के तौर पर एवरीवन शुड डू या शुड अंडरस्टैंड हिज ड्यूटी, ठीक है। हर किसी को अपनी अलग-अलग, ये याद रखिए कि एवरीवन, ईच, ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी समझाया था, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि आपको कितना ज़हन के अंदर इन चीजों का आ गया। इसी तरह अगर ये आ जाए ईच, अब ईच शुड अंडरस्टैंड हिज या फिर हर, क्योंकि यहां पर देखिए ईच के साथ आगे कोई भी जेंडर असाइन नहीं है, मेल या फीमेल, तो आप यहां पर हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। इसी तरह जो जुमला बहुत दफा पेपर के अंदर आ चुका है वो है कि वन मस्ट डू डैश ड्यूटी। अब यहां पर तो हमने देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन, ठीक है। तो वन के साथ आगे फिर हम अपना कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम हिज इस्तेमाल करेंगे, हर इस्तेमाल करेंगे, देयर इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, वन के साथ हमेशा जो है वो इस्तेमाल होता है वंस, क्योंकि वन का फिर आई के साथ वही उसकी केसेस, माय, मी, यू के साथ उसकी केसेस, ही के साथ उसकी केसेस, शी के साथ उसकी केसेस, इट के साथ उसके, दे के साथ
तो इसी तरह वन के साथ भी उसी की केस है, तो वन मस्ट डू वंस, हर किसी को, तो ये वन जो है वो हर आदमी को एक ही तरफ इशारा कर रहा होता है। तो आपने इसको भी समझना। ये सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिख लें, इसको याद कर लें, क्योंकि ये वाला सेंटेंस जो है ये बहुत दफा हर कंपटीशन के अंदर जो है रिपीट हो चुका है। तो आपने इसका ख्याल जरूर रखना है। रूल नंबर 10 के अंदर हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखें जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, अब हमने अपना वर्ब भी वैसा ही लगाना है। तो अब उस जुमले के अंदर अगर हमारा ये पोजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर है तो आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है तो फिर आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल ही आएगा हमेशा। इसके अंदर एक दो और चीजें हैं मैं आपको जो करवाना चाहता हूं। देखिए ये रूल नंबर 10 का बी पार्ट है। इसके अंदर क्या है कि टू शो द पोजेशन, जब हम किसी चीज की पोजेशन जो है उसको शो करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, वी यूज थर्ड पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव, जो मैं आपको जो है वो करवा भी चुका हूं, आपको बता भी चुका हूं, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए एग्जांपल, मैं कहूं अ बॉय शुड माइंड योर बिजनेस। अब देखिए यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव हमने क्या इस्तेमाल किया है, यहां के हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन, और ये क्या है, सिंगुलर। तो फिर सिंगुलर जो है वो ही होता है, तो फिर इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। लड़का है ना, तो आप बॉय शुड माइंड, तो योर आएगा कि हिज आएगा। अब आपको समझ आ गई, ये बच्चे गलतियां करते हैं। अब आपने जो है वो ऐसी कभी भी गलती जो है वो अपने पेपर्स के अंदर नहीं करनी। एक दो और एग्जांपल्स के साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए मैं कहूं द स्टूडेंट्स should mind our business। अब देखिए यहां पर हमने अपना सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल किया है, थर्ड पर्सन, और ये है क्या, प्लूरल। थर्ड पर्सन क्या है, दे, तो उसके आगे पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर। तो फिर यहां पर अवर आना चाहिए था कि देयर आना चाहिए था। अब आपको इस चीज का खुद ही अंदाजा हो जाए। इसी तरह we should play dash game, चलो हमें अपनी खेल खेलनी चाहिए, तो यहां पर we के साथ फिर हमने कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव, जो इसी की ही केस है, we should play our game, हमें अपनी गेम। अब मैं अगर कहूं कि हमें तुम्हारी, तो फिर योर आ जाए। अगर जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो फिर मैं यहां पर his, her, your इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं बातियों की कर रहा हूं, हमें उसकी गेम खेलनी चाहिए, we should play his game, या we should play her game। हमें तुम्हारी गेम खेलनी चाहिए, we should play your game। हमें उनकी गेम खेलनी चाहिए, we should play their game। लेकिन जब मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर वही की जो पोजेसिव एडजेक्टिव आती है हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप कि अब आपको ये जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम पे चाहें तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आती, तो आप वो सेंटेंस लिख के भेज सकते हैं, तो उसमें हम जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने इस सेंटेंस के अंदर जो है वो क्या मिस्टेक की है। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रूल नंबर जो है वो 11 आ जाता है। रूल नंबर 11 जो है वो ये हमें बताता है कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जैसे कि द नंबर। क्या मतलब है कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है। जबकि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको हमेशा मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं कहूं अ बॉय, एक लड़का। अब ये बॉयज जो नाउन है ये काउंट किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने ही काउंट किए जा सकते हैं। इसी तरह टेबल, इसी तरह बुक। जो चीज इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इस के बारे में
ये जो रूल नंबर 11 है इसको मैं चाहूंगा कि इसी लेक्चर के अंदर हम वाइंड अप कर दें, ताकि जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट अपना रूल जो है वो पढ़ सकें। तो जो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास समटाइम्स जुमले के अंदर काउंटेबल नाउन आ जाते हैं और समटाइम्स हमारे पास जुमले के अंदर अनकाउंटेबल, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे देखिए पेट्रोल, हम पेट्रोल को काउंट नहीं कर सकते, पेट्रोल को मेजर कर सकते हैं। एक पेट्रोल, दो पेट्रोल नहीं, वो उसको मेजर करने का एक पैमाना होता है। तो वो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जब ऐसे नाउन्स हम इस्तेमाल करें जो नंबर्स हैं या मेजर है, तो उसमें हमें अपना वर्ब जो है वो कैसे लगाना चाहिए। तो इसमें ये याद रखें कि हमारा जो रूल है वो ये हमें बताता है कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन a noun and its quantifier। क्या मतलब है कि देखें जब हम जुमले के अंदर एक नाउन इस्तेमाल करते हैं जो काउंटेबल है, तो हम उसके साथ वो वर्ड्स लिखते हैं जो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, और जो मेजर किए जाते हैं उनके साथ हमें फिर उसकी तादाद को शो करने के लिए हमें फिर वही वर्ड्स इस्तेमाल करने जाते हैं। देखिए जैसे हमारे पास तादाद को शो करने के लिए मैनी और मच का जो है ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ये तादाद को। तो मैनी जो है ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है, मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो है ये नाउन है, ये काउंट किया जा सकता है, तो इसलिए हमने इसके साथ जो है वो हमने अपना मैनी का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह देखें आई हैव रेड मैनी बुक्स। मैं बहुत सारी किताबें, अब किताबें जो हैं ये काउंट की जा सकती हैं, इसके साथ हमने जो है वो मैनी का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया। अब देखिए मैं कहूं आई रिस्पेक्ट यू very much। मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा कदर करता हूं। अब ये जो रिस्पेक्ट है इसको गिना तो नहीं जा सकता, 1 2 3, समझ आ रही? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन हो उसके साथ में हमने उसकी क्वांटिटी को शो करने के लिए हमने वही वर्ड इस्तेमाल करने हैं जो ग्रामर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, ये रूल नंबर 11 के अंदर जो आपको मैं चीजें समझाना चाहता था वो ये। इस पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो मजीद भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में आज से इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखेंगे और बहुत कुछ आपको नया सीखने का मिलेगा। प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा एक नए लेक्चर के साथ।